हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं नेट पेपर सेकंड यानी एजुकेशन के प्रीवियस ईयर पेपर की दोस्तों, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये नेट जेआरएफ जो होता है उसमें जो पेपर सेकंड है आपका, पेपर फर्स्ट तो सभी के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन जो पेपर सेकंड होता है वो आपके सब्जेक्ट से होता है। तो ये सब्जेक्ट एजुकेशन के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों, नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने बताई थी? नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने बताई थी? पहला ऑप्शन दोस्तों सार्व, दूसरा ऑप्शन है डीवी, जॉन डीवी इनका दोस्तों पूरा नाम है, फिर है रूसो तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है पेस्टोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर नकारात्मक शिक्षा की जो संकल्पना दी थी इन्होंने रूसो ने। नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने बताई थी? तो रूसो ने। फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा अनुभवों की पुनर्संरचना पर बल देती है? मतलब दर्शन शास्त्र की ऐसी कौन सी शाखा है जो अनुभवों की पुनर्संरचना, मतलब जैसे संरचना, फिर पुनर् का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, दोबारा, पर बल देती है। तो पहला ऑप्शन है आदर्शवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवाद, तीसरा ऑप्शन है यथार्थवाद, और चौथा ऑप्शन है प्रयोजनवाद। तो दोस्तों दर्शन शास्त्र की कौन सी ऐसी शाखा है जो अनुभवों की पुनर्संरचना पर बल देती है? तो ये है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद इसी को दोस्तों व्यवहारिकवाद भी कहते हैं। प्रयोजनवाद को दोस्तों क्या कहते हैं? और व्यवहारिकवाद भी कहते हैं। व्यवहारिकवाद। तो दोस्तों प्रयोजनवाद को व्यवहारिकवाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा हो जाएगा प्रयोजनवाद। फिर नेक्स्ट टाइप चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि एमिल जो है यह किस पर प्रथम प्रबंध है? यह निम्न पर प्रथम प्रबंध है, या यह किस पर प्रथम प्रबंध है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है आदर्शवाद, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यथार्थवाद, तीसरा ऑप्शन है प्रकृतिवाद, और चौथा ऑप्शन है प्रयोजनवाद। दोस्तों मैंने बताया प्रयोजनवाद को ही व्यवहारिकवाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन भी थोड़ा सा अटपटा है दोस्तों, ये मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा इनकी अटपटी है। यहाँ पर जैसे किस होता तो ज़्यादा समझ में आता है। यह किस पर प्रथम प्रबंध, यह निम्न, एमिल यह निम्न पर प्रथम प्रबंध है। तो इसमें तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों तीसरा हो जाएगा प्रकृतिवाद। एमिल जो है दोस्तों किस पर प्रथम प्रबंध है? तो प्रकृतिवाद पर। यह दोस्तों शिक्षा पर प्रथम प्रकृतिवादी प्रबंध माना जाता है। क्या दोस्तों? मतलब शिक्षा पर जो है प्रथम प्रकृतिवादी प्रबंध माना जाता है, एमिल। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा क्या है? सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा क्या है? पहला ऑप्शन दोस्तों सबको उपलब्ध होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है सबको अभिगम्य होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे कि इसमें हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा सबको उपलब्ध होनी चाहिए, सही बात है भाई। सबको अभिगम्य होनी चाहिए, ये भी बात सही है दोस्तों। सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, ये भी बात दोस्तों सही है। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता हो कि अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दोस्तों कितने, 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि वेद हमें सिखाते हैं, वेद हमें सिखाते हैं। पहला ऑप्शन है रचना का कोई प्रारंभ नहीं, रचना का कोई अंत नहीं, रचना प्रारंभ तथा अंत से हीन है, चौथा ऑप्शन है रचना का एक निश्चित प्रारंभ है तथा एक अंत भी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वेद हमें सिखाते हैं कि रचना प्रारंभ तथा अंत से हीन है। हीन का मतलब कि इसका ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत है, या इससे परे है दोस्तों। हीन का मतलब इसका ना तो प्रारंभ है ना तो अंत है। उम्मीद करता हूँ आप सही समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों बताया जाता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, तो वैसे ही सेंस में है दोस्तों
6वां क्वेश्चन है, ज्ञान का कोई अनासक्त अनुसरण नहीं और ना ही स्वयं में अपने आप बौद्धिक शिक्षा नहीं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कितना अटपटा है। ज्ञान का कोई अनासक्त अनुसरण नहीं और ना ही स्वयं में अपने आप बौद्धिक शिक्षा नहीं, यह नारा किसका था? पहला ऑप्शन दोस्तों यथार्थवादियों का, दूसरा ऑप्शन है आदर्शवादियों का, तीसरा ऑप्शन है प्रयोजनवादियों का और दोस्तों चौथा ऑप्शन है प्रकृतिवादियों का। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये किसका नारा था दोस्तों? प्रयोजनवादियों को। और मैंने बताया दोस्तों प्रयोजनवाद को ही व्यवहारवाद भी कहते हैं, व्यवहारिकवाद भी कहते हैं दोस्तों। तो भाई ज्ञान का कोई अनासक्त अनुसरण नहीं और ना ही स्वयं में अपने आप बौद्धिक शिक्षा नहीं, यह नारा किसका था? प्रयोजनवादियों का। और ये प्रयोजनवादी है क्या दोस्तों? तो ये दोस्तों व्यक्तिगत रुचियों पर बल देते थे। व्यक्तिगत का मतलब स्वयं, स्वयं। ये मतलब दोस्तों इनका क्या मतलब था प्रयोजनवाद का, कि ये बौद्धिक शिक्षा पर बल नहीं देते थे और ना ही व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे दोस्तों। ये हमें इनका मतलब दोस्तों जो था कि हमेशा ये परिवर्तित होते रहते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो दर्शन शास्त्र में जैसे पहला ऑप्शन है आदर्शवाद, दूसरा ऑप्शन दोस्तों प्रकृतिवाद, तीसरा ऑप्शन है यथार्थवाद और चौथा ऑप्शन है अस्तित्ववाद। तो वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी। यहाँ से लगभग दोस्तों क्वेश्चन का आंसर कि इसमें जैसे दोस्तों प्रकृतिवाद, प्रकृति की कहीं कोई बात नहीं होगा, अस्तित्व की भी कोई बात नहीं, यथार्थ की भी कोई बात नहीं। यहाँ पर सीधे समझ में आ रहा दोस्तों भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। एक दोस्तों स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर आदर्शवाद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। पहला है दोस्तों कि मिलाना है इनको, तत्व मीमांसा है, ज्ञान इसकी संरचना, ब्रह्मांड कौमा प्रकृति के नियमों द्वारा अधिचालित है, आचरण के सिद्धांत। अब यहाँ पर तत्व मीमांसा के सामने दिया गया है ज्ञान मीमांसा, फिर ज्ञान इसकी संरचना के सामने दिया गया है भौतिक विज्ञान का प्रकृतिवाद, ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों द्वारा अधिचालित है नैतिक शास्त्र, आचरण के सिद्धांत, फिर है क्या वास्तविकता। अब यहाँ पर दोस्तों एक दो पॉइंट अगर आपको मिल जाएं तो सारे ऑप्शन सही हो जाएं। अब जैसे यहाँ पर सीधे आप मान लीजिए ऊपर के तीनों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर जो दोस्तों आप सभी जानते होंगे भाई आचरण, आचरण का मतलब क्या होता है? जैसे घर में बताया जाता है दोस्तों तौर तरीके संस्कार की बड़े लोगों को पैर छू, तो ये सब आचरण में ही आता है। और ये आचरण कहाँ प्रयोग में होता है दोस्तों? समाज में। तो समाज कहाँ से संबंधित है? नैतिक से। तो हमारा डी का तीसरा हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप सभी। जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों वो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग थे। और दोस्तों आचरण है, ये आचरण कहाँ पर यूज किया जाता है? समाज में। ये नैतिक शिक्षा जो होती है सामाजिक से संबंधित होती है। तो चौथे का हमारा हो जाएगा तीसरा। अब डी का तीसरा कौन है? तो ये एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा। अब मैं बता देता हूँ कौन किसका होगा दोस्तों। जैसे तत्वमीमांसा का है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा वास्तविकता। तत्वमीमांसा क्या हो जाएगा? वास्तविकता। ज्ञान इसकी संरचना, किसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान इसकी संरचना, ज्ञान मीमांसा। ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों द्वारा अधिचालित है, ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भौतिक विज्ञान का प्रकृतिवाद। एक ही से दोस्तों हमारा ऑप्शन मिल गया, क्योंकि डी का तीसरा किसी में है नहीं भाई, तो कौन सा होगा? यही होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर चार में से कोई दो आ रहे हैं आपको फिर भी हो जाएगा दोस्तों, सारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं। फिर दोस्तों 9वां क्वेश्चन है कि बच्चे को एक स्वायत्त शासी एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए, इस कथन का समर्थन किसने किया था? किस दर्शन शास्त्र ने दोस्तों? प्रयोजनवादियों ने, यथार्थवादियों ने, आदर्शवादियों ने, प्रकृतिवादियों ने। तो बच्चे को एक स्वायत्त शासी एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए, इस कथन का जो समर्थन किया था दोस्तों, भाई यहाँ पर क्या आ रहा है? आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, स्वायत्त शासी एवं प्राकृतिक वातावरण, यही हमारा क्या है? टैग वर्ड मतलब यहीं से हमारा ऑप्शन समझ में आ रहा है कि भाई प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिकवादी।
प्राकृतिक की यथार्थवादी बात नहीं करेंगे, प्रयोजनवादी बात नहीं करेंगे, आदर्शवादी बात नहीं करेंगे। तो प्राकृतिक वातावरण में कौन बात करेगा? प्रकृतिवादी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मकतब क्या है दोस्तों? मकतब, पहला ऑप्शन दोस्तों प्राथमिक शिक्षा केंद्र, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा केंद्र, तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा मकतब संस्थान और चौथा ऑप्शन है पूजा स्थल। तो एक ऑप्शन तो अपने आप कट गया दोस्तों, आप सभी जानते होंगे अच्छे से कि ये पूजा स्थल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस्लामिक शिक्षा से संबंधित बात हो रही है। तो मकतब क्या है दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा नहीं है दोस्तों। जैसे पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मकतब स्थान। तो मकतब है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा केंद्र। अब ये क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों जैसे मतलब बच्चे जैसे मदरसा दोस्तों होता है, ये मदरसा है। मदरसे में दोस्तों बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक शिक्षा केंद्र। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों हम आपके साथ पेपर तक रहेंगे दोस्तों, पर डे एक वीडियो मिलेगी और हम क्वेश्चन इसमें बढ़ाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।